हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग नाइन्थ क्लास का वर्क एनर्जी एंड पावर जो चैप्टर है फिजिक्स का, उसके सवाल लगाने वाले हैं। थ्योरी पोर्शन हम लोग कर चुके थे, तो सारे फार्मूले, उनका डेरिवेशन और उनके एप्लीकेशंस, यूजेस, वो सब आपको पता है। लेकिन आज हम लोग उसके जो सवाल पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज इस क्लास में 40 to 45 मिनट्स में शुरू से एंड तक सारे जो भी कॉन्सेप्ट है उन सब के बेस सवाल लगाएंगे। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे आखिरी तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कहा गया है हाउ मच वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। फोर्स कितना दिया गया है? 10 न्यूटन। हाउ मच वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्टेंस कितना? 4 मीटर गई, खिसकाया गया। ठीक है, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसको फोर्स लगा खिसकाया गया। ठीक है, और ये कितना खिसक गया? इधर 4 मीटर खिसक गया। तो वर्क डन पूछा है। ठीक है, तो सीधा सीधा सवाल है, वर्क डन बराबर क्या होता है? एफ डॉट एस होता है। हालांकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। अभी आप डॉट प्रोडक्ट नहीं जानते होंगे भी, तो ऐसे समझ लीजिए कि गुणा होता है, तो कितना हो जाएगा? 40 जूल्स हो जाएगा। ठीक है, आसान है, सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम इट्स ओन। अच्छा, ये मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर फोर्स लगा और फोर्स कुछ इस तरीके से लगा। कितना? 20 न्यूटन का फोर्स लगा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ठीक है, और ये जो एंगल है वो कितना है? एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर साइड हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर, थीटा 60 डिग्री एक आ गया। वर्क कितना हुआ? अब जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आपको केयरफुली देखना पड़ेगा। तो सिंस वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस। ठीक है, तो ये बनता जाके एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो जनरली आपके क्लास में थीटा वाले सवाल होंगे नहीं, बट अब आ गया है तो इसको कर लेते हैं। आसान है ये भी। 20 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर तक खिसकाया और कॉस ऑफ ये एंगल, क्योंकि 9th क्लास में जिधर फोर्स लगता है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है मोस्टली। ठीक है, तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही से डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कॉस 0 1 हो जाता है, तो इसको लिखना ही नहीं पड़ता है, तो सिंपली गुणा करना होता है। अदरवाइज कोई और एंगल होगा तो आपको ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी। कॉस 60 1/2 होता है। ये आपको अभी जस्ट 9th आप पास होने वाले हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा 10 जूल्स। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कहा गया कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग ए 200 किलोग्राम्स वाटर थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स। वाटर इक्वल टू 200 किलोग्राम। ये क्या है? मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर इतना हो गया और कितना उठाना है? 6 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 6 मीटर का। जी की वैल्यू बोलिए कि आप 10 ले सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर उठाते हैं, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा रहे होते हैं, तो जो भी आप वर्क कर रहे होते हैं वो ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे होते हैं। तो देन वर्क डन इज इक्वल टू mgh होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो mg है वो क्या होगा, जो h है वो क्या होगा। तो ध्यान से समझिए कि वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटी के फोर्स लग रहा है, उतना फोर्स या उससे ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट h हो गया। ठीक है, तो ऐसे। अब बताइए मास कितना है वाटर का? 200 किलोग्राम्स। जी की वैल्यू 10, ठीक है, एच की वैल्यू 6। ध्यान रखिए सवाल हमेशा MKS सिस्टम में करे जाते हैं। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S पर सेकेंड। तो मास आपका किलोग्राम में होगा, डिस्टेंस आपकी मीटर में, टाइम आपको सेकेंड में लेना होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। 6 2 12 0 0 0 जूल्स, 12,000 जूल्स। ठीक है, 12,000 जूल्स। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है ए गर्ल ऑफ मास 35 किलोग्राम सिट्स ऑन अ ट्रॉली ऑफ मास 5 किलोग्राम। ठीक है, 35 किलोग्राम जो है मास है एक लड़की का, और वो 5 किलोग्राम की ट्रॉली पर बैठी हुई है। द ट्रॉली इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड बाई अप्लाइंग फोर्स। द ट्रॉली कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवर्सिंग ए डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर। हाउ मच वर्क इज डन बाई ट्रॉली? हाउ मच वर्क इज डन बाई द गर्ल?
ठीक है। तो ये ट्रॉली है और इसमें ये लड़की जो है ये बैठी हुई है। ट्रॉली का मास कितना है? 5 किलोग्राम है, सॉरी। और इसका मास कितना है? इसको m1 बोल देते, इसको m2 बोल देते, 35 किलोग्राम। तो टोटल इस क्वांटिटी का जो मास कितना हो गया? 35 + 5 = 40 किलोग्राम। और इस पर फोर्स लगाया गया F। फोर्स कितना लगाया गया? द ट्रॉली इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब फोर्स लगा के वेलोसिटी दी गई, वो फोर्स आपको दिया नहीं गया। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर/सेकेंड। और धीरे धीरे जाकर ये जो ट्रॉली है वो रुक गई। कितनी दूर बाद? 16 मीटर की दूरी इसने कवर कर ली यहाँ से, ठीक है। 16 मीटर की दूरी कवर करके वो रुक गई, ठीक है। अच्छा, 16 मीटर की दूरी कवर करने के बाद ये जाके, ठीक है, ये रुक गई। v = 0 मीटर/सेकेंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, सिंस b² - u² = 2as होता है, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 4 है, a हमें मालूम नहीं है, s हमें मालूम है। तो यहाँ से बताइए, -16 = 32a, 32 इधर आ जाएगा तो -1/2 हो गया a। इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना हो गया? -0.5 मीटर/सेकेंड², ठीक है। ये आ गया एक्सेलरेशन। एक्चुअली दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो रिटार्डेशन, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा आपको सबको साफ साफ। ध्यान से अगर आप बोर्ड पर फोकस करें तो मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को जब नया सीरीज़ हम शुरू करें तो और ज़्यादा क्लियर हो। ये फर्स्ट सीरीज़ है इस चैनल पर, तो धीरे धीरे और विजिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट्स होंगे। बाकी कंटेंट तो आपको समझ आ ही रहा होगा, उसमें आई डोंट थिंक कि कंटेंट में कोई इशू आपको लग रहा होगा। एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको बताना है कि क्या पूछा गया था? हाउ मच वर्क इज डन ऑन द पुली, कितना वर्क डन, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द ट्रॉली। पहला पार्ट है वर्क डन ऑन ट्रॉली, ऑन ट्रॉली है, वर्क डन ऑन ट्रॉली, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ये। अच्छा, अब फोर्स जो है वो तो हमें दिया ही नहीं गया, तो कोई बात नहीं, एम ए लिख लेंगे। एम बोलो कितना है? टोटल 40 किलोग्राम हो गया। लड़की और ट्रॉली दोनों एक साथ ही है ना फिर तो, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना है? -0.5। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 16 मीटर हुआ, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो -20 × 16, तो -320 जूल्स, इतना वर्क हुआ, ठीक है। -320 जूल हुआ, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन की वजह से वर्क है वो माइनस का है, ठीक है। तो वर्क डन ऑन ट्रॉली इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -टाइम्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये आ जाएगा, ये देयरफॉर वर्क डन ऑन ट्रॉली इज इक्वल टू 320 जूल। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमने कोई गेंद को लुढ़काया फोर्स लगाकर, तो हमने तो वर्क किया उस गेंद पर, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स उस गेंद पर अपोजिट वर्क करके उसको रोकेगा। तो हमने ये पता लगा लिया कि रुकने तक उसमें कितना फोर्स लगा है, तो उसका अपोजिट वर्क हमने उतना ही लगाया होगा, तो बस ये आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ और पूछी गई है, वर्क डन बाय द गर्ल, गर्ल ने कितना काम किया? तो गर्ल ने कुछ काम नहीं किया, गर्ल तो उस ट्रॉली में बैठ गई बस, ठीक है। तो वर्क डन बाय गर्ल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वर्क के कुछ सवाल आपने देखे। ऐसे मान लीजिए हमसे कहा जाए कि एक कुली है, ठीक है, कुली रेलवे स्टेशन पे होता है। तो एक कुली ने ज़मीन से कुछ लोड उठाया और अपने सिर पर रखा, है ना। तो उसने कितना वर्क किया? तो हमें क्या देखना होगा कि कितना लोड उसने उठाया, उस लोड का जो है मास कितना था, और कितनी हाइट पर उसने रखा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? m × g × h, जहाँ पर m क्या होगा? मास ऑफ द लोड, g तो स्मॉल g है ही, और h मतलब कितनी हाइट पर रखा, ठीक है। अब वो उसको सिर पर रख के खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे थक जाएगा ना, क्योंकि सिर पर लोड को संभाले हुए हैं। लेकिन लोड को जब वो संभाले हुए कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ सिर पर रखे हुए है, उस दौरान वो कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उस समय कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, सिर पर रखे हुए लोड को, लेकिन फिर भी वो थक जा रहा है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है
कि वो क्यों थक जा रहा है। तो आपको ये बोलना होगा कि क्योंकि वो लोड को ग्रेविटी के अगेंस्ट संभाले हुए है इसलिए वो थक जा रहा है। ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे लग ही रहा है ना, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको संभाले हुए, तो इसलिए वो थक जा रहा है। हालांकि वर्क कुछ नहीं हो रहा है, उसको संभाले रखने में कोई वर्क नहीं हो रहा। उठा के रखने में वर्क होगा, ले जाने में ग्रेविटी की वजह से वर्क नहीं होगा, लेकिन वो खुद वर्क करेगा। और सिर्फ जब उठा के रख लिया और रखे ही है तो उस दौरान सिर्फ लोड होल्डिंग के दौरान कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और अब देख लेते हैं हम लोग। कहा गया है what is work to be done to increase the velocity of a car from 30 km/h to 40 km/h। 30 km/h से कितना पहुंचाना है, 40 km/h पहुंचाना है। इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 किलोग्राम। ठीक है, वर्क डन पूछा गया है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए कि जो वर्क डन होता है वो जब भी हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो जितना भी हम फोर्स लगाते हैं उससे उसकी वेलोसिटी में बदलाव होता है। तो जो भी हम वर्क करते हैं उससे उसकी वेलोसिटी में बदलाव होता है। तो सिंस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो भी हम वर्क करते हैं उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अब हमारे पास हाफ m कॉमन है। और एक और बात ध्यान रखिए कि हमने अभी वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में बदला नहीं है, मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जितना भी आ जाए, ये जितना भी आ जाए, तो v वाली वैल्यू यहाँ रख के स्क्वायर कर देंगे, u वाली वैल्यू यहाँ रख के स्क्वायर कर देंगे, तो वर्क डन आपका निकल के आ जाएगा जूल्स में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देख लें। अगला सवाल देखिए, कहा गया फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला सवाल देखिए, कहा गया है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले। ठीक है, अब देखिए आसान सवाल है, बहुत ही आसान। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। बट यहाँ पे ये ठीक नहीं है, पहले तो हमें 1000 का भाग लगा के इसको किलोग्राम में बदलना होगा। तो कितना बदल जाएगा ये, 0.2 किलोग्राम। और इसमें 100 का भाग लगाना होगा तो अभी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इसको स्टैंडर्ड यूनिट से बदल लिया है, तो अब बताइए मास कितना होगा 0.2 और वेलोसिटी कितनी होगी 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0.2 इंटू 0.04, तो 0.008, तो 0.004 जूल्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, कहा गया है a rocket is moving with a velocity v. If velocity of this rocket is suddenly tripled, what will be the ratio of two kinetic energy? तो if velocity of rocket is v, velocity of rocket is v, then kinetic energy हो जाएगी हाफ mv²। Now if velocity of rocket is 3v, बोला गया ना सवाल में कि अगर वेलोसिटी ट्रिपल हो जाए देन काइनेटिक एनर्जी, तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ m इंटू 3v का स्क्वायर, यानी कि हाफ m इंटू 9v², यानी 9 टाइम्स हाफ mv²। रेशियो ऑफ टू काइनेटिक एनर्जीज पूछा गया है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस और काइनेटिक एनर्जी इन द सेकंड केस। पहले में आई हाफ mv² और बाद में आई 9 टाइम्स हाफ mv², ये दोनों कट गए। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस रेशियो, काइनेटिक एनर्जी इन द सेकंड केस 1:9। ठीक है,
समझ गए होंगे बात? ठीक है, अगला सवाल है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2.5 किलोग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकंड। ये आपको खुद करना है। मास है 2.5 किलोग्राम और वेलोसिटी है 0.2 मीटर पर सेकंड, तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, क्या हो जाएगी? हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अगला सवाल है द स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑफ मास 500 किलोग्राम। व्हीकल का मास कितना है? 500 किलोग्राम। स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। यू बराबर 36 किलोमीटर पर आवर और v बराबर 72 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ ये बताना है। अब जरा ध्यान से देखिए, पहले तो इसको बदलना पड़ेगा हमें मीटर पर सेकेंड में। 18 दूनी 36, 10 मीटर पर सेकेंड। 18 चौको 72, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए किसी भी बॉडी पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो उसको उसमें काइनेटिक एनर्जी में बदलाव होता है, एंड वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एम की वैल्यू 500 किलोग्राम्स है और वी कितना हो गया है? 20 मीटर पर सेकेंड वाला लेना होता है। 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, हाफ इंटू 500 इंटू 400 माइनस 100, हाफ इंटू 500 इंटू 300। अब ये कैलकुलेट खुद कर लेना, जूल्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, जूल्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अगला सवाल है हाउ फास्ट ए मैन वेइंग 60 किलोग्राम शुड रन सो दैट हिज काइनेटिक एनर्जी 750। अब देखिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी दी गई है 750 जूल्स। ठीक, और मास भी दिया गया है 60 किलोग्राम। पूछा गया कितने इसकी स्पीड होनी चाहिए ताकि काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाए। अब बताइए, चूंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें दी गई है, मास दिया गया है, रख देंगे, वैल्यू वी निकल आएगी। ठीक है, ये करने की बात नहीं है, बहुत आसान है। अगला भी हो चुका है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहा गया कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्टोन ऑफ मास 5 किलोग्राम प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 लेनी है। कहा गया पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh होती है। मास है 5 किलोग्राम, जी की वैल्यू 9.8, हाइट ऑन द ग्राउंड 2 हो गई। ठीक है, और ये यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो जूल्स में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट द एनर्जी possessed बाई स्टोन ऑफ मास 10 किलोग्राम प्लेस दैट हाइट 5 मीटर। ये भी बहुत आसान है। मास ऑफ स्टोन 10 ग्राम है, इसको किलोग्राम में आपको बदलना पड़ेगा। 10/1000 किलोग्राम्स। ठीक है, कैप्टेड हाइट ऑफ 5 मीटर। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है। ठीक है, और ये आप करके दिखाएंगे और इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को कई लोग यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं पी बराबर mgs, तो कुछ लोग यू बराबर mgs लिखते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। कहा गया ए बैग ऑफ व्हीट वेज 100 किलोग्राम। एक व्हीट का जो बोरा है उसका वजन 100 किलोग्राम है। टू हार्ट हाइट शुड इट बी रेज, इसको कितनी ऊंचाई पर रख दें सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 4900। तो फिर से बताइए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी दी गई है 4900 जूल्स,
मास ऑफ द वोरा 100 किलोग्राम्स, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होती है। कितनी हाइट पर रखें ये आपसे पूछा गया है। तो अब आप कर लेंगे इसको, राइट साइड के इनका मल्टीप्लाई करके इधर डिवाइड कर देना है बस, मीटर्स में हाइट आ जाएगी। देखिए ध्यान से, कहा गया है ए रॉकेट ऑफ मास 3 × 10 की पावर 6 किलोग्राम। एक रॉकेट का मास कितना है? 3 × 10 की पावर 6 kilograms. Takes off from a launching pad and acquires a velocity of 1 किलोमीटर पर सेकेंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 25 किलोमीटर। जब ये 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया रॉकेट तो उसकी वेलोसिटी आ गई 1 किलोमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी भी बतानी है, काइनेटिक एनर्जी भी बतानी है। एट 25 किलोमीटर्स हाइट बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। मास है 3 × 10 की पावर 6 किलोग्राम, जी की वैल्यू 9.8, हाइट कितनी? 25 किलोमीटर, जिसको हम मीटर्स में लिखते हैं तो ये हो जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे, जूल्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, नंबर इंटू नंबर होता है, 10 की पावर के साथ जाती है। ठीक है, ये तो पता ही होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। m तो हमें पता है 3 × 10 की पावर 6, और v कितनी दी गई है? 1 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई है। ध्यान रखें, मीटर पर सेकेंड में ये स्पीड लिखनी है और ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, रॉकेट था, लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ और कुछ ऊंचाई पर जाकर हम पूछ रहे हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो क्या होगी? m × g × h। h भी दिया गया, जी तो पता ही है, मास भी दिया गया है। और वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। क्या हमें v पता है? हाँ पता है, 1 किलोमीटर पर सेकेंड यानी 1000 मीटर्स पर सेकेंड। तो बस हो जाएगा। A body of mass 1 किलोग्राम falls from a height of 5 मीटर। मास क्या है? 1 किलोग्राम, और कितनी हाइट से गिरती है? 5 मीटर से। हाउ मच एनर्जी दैट इज पजेस एट एनी इंस्टेंट। तो उसमें कितनी एनर्जी होगी किसी भी समय पर? तो मान लीजिए ये हमारी हाइट है h, और यहाँ से ये मान लीजिए ये बॉडी गिर रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया किसी भी इंस्टेंट पर उसमें कितनी एनर्जी होगी। तो देखो ध्यान से एक बात समझ लो, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगी, इस पॉइंट A पर होगी, और कहीं पर भी B पॉइंट पर होगी, और ग्राउंड पर C पॉइंट पर होगी, तो जरा ध्यान समझ लीजिए कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगी तो उस समय उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी m × g × h। h हाइट पर है। जैसे जैसे वो नीचे गिरेगी उसकी हाइट कम होती जाएगी। ठीक है, जमीन से हाइट कम होती जा रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। पर किसी भी क्षण आप देखेंगे तो भले ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, बट उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और टोटल हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। तो एट ए पर बताइए क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh। तो 1 किलोग्राम इंटू जी की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 49। कितना हो जाएगा? 49 जूल्स। 5 8 से 40, 5 9 40, ठीक है, 49 जूल्स हो गया। अब जैसे जैसे नीचे जाएगी तो ये 49 तो कम होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। नीचे आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जब वो जमीन पे पहुंचेगी तो उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और 49 जूल्स पूरी काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ जाएगी। ठीक है, तो यही आपको लिखना होगा। एट एनी इंस्टेंट द ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दैट इज इक्वल टू 49 जूल्स, बिकॉज एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ओके, कहा गया है ए मैन कैरिंग ए बैग ऑफ टोटल मास 25 किलोग्राम जम्प्स अप टू ए हाइट ऑफ क्लाइम्स अप टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर्स इन 50 सेकेंड। मास कितना है? 25 किलोग्राम टोटल मास है, और वो कितनी हाइट पर लेके जा रहा है? 10 मीटर पर लेके जा रहा है, और टाइम कितना लगा उसको? 50 सेकेंड लगा। आपसे पूछा गया पावर कितना होगा? पावर पूछेगी। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। और जब भी भाई वर्क डन करते हैं तो कुछ चीज़ों को हम ट्रांसलेट खिसकाते हैं ज़मीन पर। ठीक है, तो वहाँ पर वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। जब हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो वहाँ वर्क डन क्या होगा? mgh होगा। वर्क डन mgh होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वर्क कर रहे होते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा होता है वो वर्क। या आप बोले कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया mg और डिस्प्लेसमेंट हो गई हाइट, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या क्या पता है? 25 किलोग्राम, जी की वैल्यू 9.8 या 10 जो भी दी जाए सवाल में। 10 दी जाएगी तो 10, अन्यथा 9.8 लिखेंगे। h की वैल्यू 10 मीटर्स, टाइम 50 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से आप काट देंगे
5 5 25 और ये 49 वाट। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। ठीक है, जानते होंगे आप, थ्योरी आपको पढ़ा ही चुके हैं। ठीक है, 49 वाट्स इसकी पावर आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए मैन हुज मास इज 50 किलोग्राम, ठीक है, क्लाइम्स अप 30 स्टेप्स ऑफ स्टेयर्स इन 30 सेकेंड्स। मास कितना है? 50 किलोग्राम। और कितनी हाइट चढ़ता है? 30 सीढ़ियाँ चढ़ता है 30 सेकेंड में, और हर एक 20 सेंटीमीटर हाई है। 30 सीढ़ियाँ चढ़ता है और हर एक 20 सेंटीमीटर हाई, यानी 600 सेंटीमीटर, यानी कि 6 मीटर चढ़ जाता है। और कितने टाइम में? 30 सेकेंड्स में। तो कहा गया पावर कितनी यूज होगी, तो फिर बताइए पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू mgh अपॉन टाइम। तो बताइए m कितना है? 50, g की वैल्यू 9.8, हाइट कितना? 6 मीटर, टाइम कितना? 30 सेकेंड। सॉल्व कर लेंगे, उतना ही बात में आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड खुद कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, कहा गया है द इंजन ऑफ अ ट्रेन हैज़ टू अप्लाई ए फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन। कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है? 5000 न्यूटन टू ओवरकम द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड द रेल एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ एंड रन्स एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। कितनी वेलोसिटी चल रही है? इतना। व्हाट इज द पावर डेवलप्ड बाय ट्रेन? पावर पूछी गई है। ठीक है, अच्छा, तो बताइए यहाँ पर पावर क्या होगा? वर्क डन अपॉन टाइम होगा। ठीक है, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और बताइए एस अपॉन टी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, तो बताइए फोर्स कितना लगा? 5000 न्यूटन। वेलोसिटी कितनी? 90 किलोमीटर पर आवर। बट हम ये 90 रख नहीं सकते, हमें तो मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। 18,095,025 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 125,000 वाट, यानी कि 125 किलो वाट। 125 किलो वाट, 1000 से भाग लगा देंगे, किलो वाट हो गया। तो इंजन की पावर कितनी आ गई? 125 किलो वाट आ गई। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, देखिए इसको हटा दें पहले। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये, अलग फॉर्मूले से लगा, लेकिन जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसकी पावर कितनी है? 60 वाट है, और कितना समय यूज होता है? 6 आवर पर डे। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। कितना एनर्जी कंज्यूम्ड होगा एक दिन में? वैसे तो डेली ही चलेगा। अब आपकी बात बताइए, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, इसको हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। इसका मतलब पावर इनटू टाइम बराबर एनर्जी कंज्यूम्ड, इसका मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड बराबर पावर इनटू टाइम। अब यहाँ पे एक बात सब बच्चे समझ लीजिए, पावर को जब हम वॉट में लेंगे तो टाइम को सेकंड में लेंगे, अगर पावर किलो वाट में लिए तो टाइम को आवर में लेंगे। जैसे कोई बड़ा डिवाइस है, बड़ी मशीन है, तो उसकी पावर किलो वाट में होती है, तो उसकी पावर किलो वाट में होगी तो टाइम को हम फिर सेकंड में ले लेंगे। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड पावर इनटू टाइम, पावर 60 वाट है। ठीक है, और टाइम आवर में है, टाइम आवर में, जब टाइम आवर में ले रहे हैं तो फिर इसको किलो वाट में लेना पड़ेगा। तो मैंने किलो वाट में बदल दिया। कैसे बदला? 1000 से डिवाइड करके। जैसे कि ग्राम में 1000 का डिवाइड करते तो किलोग्राम बदल जाता है, वैसे ही वॉट में 1000 का भाग लगाएंगे तो किलो वाट हो जाएगा। तब ये किलो वाट और ये आवर। ठीक है, आप चाहे तो आवर को भी सेकंड में बदल सकते थे, बट क्योंकि यहाँ आंसर जो है यूनिट्स में पूछा गया है तो यूनिट्स मतलब किलो वाट आवर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 60 वाट जो था उसको हमने किलो वाट में बदल दिया, आवर यही लिखा हुआ है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 36 अपॉन 100 किलो वाट आवर। तो एनर्जी कितनी हो गई? 0.36 kWh। और इसी को कहते हैं 0.36 यूनिट्स। जो बिजली का आपका बिल आता है उसमें यूनिट्स लिखी होती हैं, वो यूनिट्स जो है यही किलोवाट आवर होती है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए होंगे ध्यान से। चलिए मैं देख लेता हूँ और कोई सवाल। एक सवाल है, कहा गया है द पावर ऑफ ए मोटर पंप इज 2 किलोवाट। ठीक है, 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट। हाउ मच वाटर पर मिनट इट कैन द पंप कैन रेज अप टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर्स। चलिए देखते हैं, इसको कर लेते हैं।
क्या बोला गया सवाल में, कहा गया है द पावर ऑफ ए मोटर पंप इज 2 किलोवाट, पावर है 2 किलोवाट। हाउ मच वाटर पर मिनट, टाइम बराबर है 1 मिनट, प्रति 1 मिनट का देखना है। हाउ मच वाटर इट कैन रेज, यानी कि कितना मास ये शिफ्ट कर सकता है अप टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। हाउ मच वाटर मतलब कितना वाटर ये जो है शिफ्ट कर सकता है, कहाँ, अप टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, अब जरा बताइए पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ वर्क डन क्या होगा, जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर उठा के रखी जाती है तो जो वर्क डन होता है वो mgh हो जाता है। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। ठीक है, अब हमें क्या क्या पता है, पावर 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट। मैंने 2000 वाट क्यों लिखा, किलोवाट ही क्यों नहीं लिखने दिया, क्योंकि बाकी सब चीज़ें जो है वो ऐसे यूनिट्स में हमें यूज करनी होंगी। ठीक है, टाइम भी हम 60 सेकेंड्स लिख लेते हैं। अब बताइए पावर है 2000 वाट, मास कितना, यही तो हमें पता लगाना है। जी की वैल्यू 9.8, सवाल में अगर 10 दी जाए तो 10 लिख लेंगे। मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ जी की वैल्यू 10 रखने को बोली गई है इसमें। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, अन्यथा तो 9.8 ही है। ठीक है, तो एम जी एच की वैल्यू कितनी है 10 मीटर्स, और टाइम कितना है 60 सेकंड। ठीक है, देखिए मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं, ध्यान से देख लीजिए। पावर हमें पता था, एम जी एच में से एम नहीं पता था, जी तो पता होता है, अन्यथा दे दिया जाएगा। सवाल में 10 बोला, एच की वैल्यू 10 और टाइम भी दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करें, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 20 बराबर m अपॉन 60। ठीक है, 20 इंटू 60 बराबर m, तो m बराबर क्या हो जाएगा 1200 किलोग्राम्स। ये मास आया है, इतना पानी हम जो है शिफ्ट कर देंगे, नीचे से ऊपर उठा के रख देंगे। ठीक है, 1200 किलोग्राम। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए होंगे। इस तरीके से आपको सवालों को करना है। किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं या अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लास यूज़फुल लगी होगी। क्लास को लाइक कर दीजिएगा और जो आंसर्स पूछे गए उनको कमेंट करके बताइएगा, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा क्लास को अपने दोस्तों के साथ, इस प्लेलिस्ट को भी, क्योंकि सभी चैप्टर्स के सवाल हम लगवा रहे हैं। जो आखिरी चैप्टर साउंड बचा हुआ है उसकी क्लास अगली आने वाली है, जो कि कल आएगी। ठीक है, तो चलिए।